Hello everyone, this is Nidhi and welcome back to my channel all about law. Today we are going to talk about law of agency, or I can say contract of agency, that is covered under this chapter 10 of the Indian Contract Act 1872. Now see, as we all know that in this modern age, the scope of economic activities has become worldwide, right? That means today the business has expanded from local level to international level. Yes, and along with expansion of commercial and business activities, these activities have become more wider, or I could say that they are more complicated nowadays, isn't it? तो it is a common tendency कि एक single person cannot perform all the work on its own. Yes, every organization needs the help of others, every business will need the help of others to perform its operations. And therefore, जो हमारे agency contracts हैं, they have come into the picture. There are various forms of expansion, like you can franchisee, distribution, agency. Okay, franchisee and distribution I have already discussed in my previous video. The link I am going to share in the description box also. So today उसी चेन में आज हम बात करने वाले हैं about agency contracts. Okay, now let us discuss what are these agency contracts. एजेंसी इज़ बेसिकली अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पर्सनस. ओके, जैसे कि हमें पता है कि हर कॉन्ट्रैक्ट में एटलीस्ट टू पर्सनस तो रहेंगे, टू पार्टीज तो रहेंगी. देयर फोर इन अ एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो देर आर टू पार्टीज इन विच one party appoints another as his representative, okay, to act or perform any task or to enter into legal contracts with the third parties. एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करेगी, ठीक है, और एज अ रिप्रेजेंटेटिव वो पर्सन अपनी पार्टी को, अपने प्रिंसिपल को थर्ड पार्टीज के अगेंस्ट रिप्रेजेंट करेगा या फिर कोई भी लीगल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है. अब इन एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट देर आर टू पार्टीज. ओके, एक पार्टी जो होगी जो अपने एजेंट को अपॉइंट करेगी, जो अपने रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करेगी. ये पर्सन जो एक रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करता है उसे बोला जाता है प्रिंसिपल. ओके, द पर्सन हु इज ऑथोराइजिंग अनदर पर्सन टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ will be known as principal, while the other person who is acting as a representative will be considered or will be known as the agent. ठीक है, अगर मैंने अमित को अपने बिहाफ पे अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया है बाय वे ऑफ एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट, देन अमित विल बी माई एजेंट एंड आई विल बी कंसिडर्ड एज द प्रिंसिपल. तो ये था हमारा बेसिकली व्हाट इज एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट. अब बात करते हैं कि हु कैन अपॉइंट एन एजेंट. ओके, इट मीन्स प्रिंसिपल होने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है. तो एज पर द सेक्शन 183 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, any person who has attained the age of majority, it means any person who is 18 years and above and has a sound mind, can appoint an agent. ठीक है, it means any person who is legally capable of entering into a contract कैन अपॉइंट एन एजेंट. इसका मतलब है हर वो पर्सन जो कि मेंटली साउंड है एंड इज अबव 18 ईयर्स ऑफ एज एंड इज़ नॉट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम लॉ कैन अपॉइंट एन एजेंट. हमें अगर आपको याद होगा तो सेक्शन 10 जो है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो बात करता है कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं. तो उसके लिए एक एसेंशियल एलिमेंट होता है साउंडनेस ऑफ माइंड एंड दूसरा होता है 18 ईयर्स एंड अबव की एज. तो अगेन यही प्रिंसिपल हमारा प्रिंसिपल के लिए भी अप्लाई होगा कि प्रिंसिपल की भी 18 ईयर्स एंड अबव की एज होनी चाहिए एंड साउंडनेस ऑफ माइंड भी होना चाहिए. दूसरी बात करते हैं कि हु मे बी एन एजेंट. ठीक है, पहले तो हमने बात करी कि प्रिंसिपल कौन हो सकता है. ठीक है, अब बात करते हैं कि एजेंट कौन हो सकता है. तो एजेंट के लिए भी जैसे प्रिंसिपल में कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड है, सेम कंडीशन हमारी एजेंट के लिए भी होती है. दैट इज एन एजेंट मस्ट हैव an age of 18 years and above and he must have soundness of mind. मतलब वो लीगली कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए केपेबल होना चाहिए. अब इम्पॉर्टेंट बात एक यहाँ पर ये भी होती है कि व्हेनेवर देयर इज़ एन एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट, तो कंसिडरेशन जो है वो एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैंडेटरी नहीं है. मतलब एजेंट को कोई रेम्यूनरेशन मिल रहा ही है ये ज़रूरी नहीं है. एजेंट विदाउट रेम्यूनरेशन भी काम कर सकता है. लेकिन
एक डाउट आना चाहिए मन में यहाँ पर कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो तो उसके लिए कंसिडरेशन तो मस्ट है, इजंट इट? बिना कंसिडरेशन के कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट उसका एक एक्सेप्शन है कि विदाउट कंसिडरेशन भी कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी लीगली एनफोर्सिएबल, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कंसिडर्ड एज वैलिड। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं कि एजेंसी कितने तरीके से क्रिएट की जा सकती है। ओके, एजेंसी क्रिएशन के लिए अलग अलग फॉर्म्स हैं, ठीक है। हाउ कैन यू क्रिएट एन एजेंसी? एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट में कैसे एंटर किया जा सकता है? तो एन एजेंसी कैन बी क्रिएटेड बाय 5 इंपॉर्टेंट वेज। फर्स्ट इज एक्सप्रेस्ड अपॉइंटमेंट, ओके, या फिर मैं बोल सकती हूँ एक्सप्रेस्ड एग्रीमेंट। तो जब भी प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में आइदर ओरल या फिर रिटन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसे बोला जाएगा एक्सप्रेस्ड अपॉइंटमेंट या फिर एक्सप्रेस्ड एग्रीमेंट। क्लियर है? जब भी रिटन फॉर्म में या फिर ओरल फॉर्म में अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हो, ओरली मैंने किसी को अपॉइंट किया है एज अ मेरा एजेंट, या फिर मैंने एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो वो दोनों ही केसेस किस में आएंगे? एक्सप्रेस्ड अपॉइंटमेंट में। दूसरा होता है हमारा इम्प्लाइड अथॉरिटी या फिर इम्प्लीकेशन। इम्प्लाइड अथॉरिटी का मतलब ये होता है कि व्हेन बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज या फिर व्हेन द बिहेवियर ऑफ द पार्टीज creates an impression that there is an principal agent relationship, then it will be considered agency by way of implied authority। मतलब जब पार्टीज़ के कंडक्ट या बिहेवियर से ऐसा लगे कि पार्टीज़ के बीच में एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट है तो उसे बोला जाएगा इम्प्लाइड एजेंसी। इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है, और इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स होते हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म। एक पार्टनरशिप फर्म है और अगर 3 पार्टनर्स है ABC, ठीक है, तो तीनों ही पार्टनर्स के बीच में अगर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के बिहाफ पे कोई वर्क कर रहा है तो उनके बीच में कोई एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होगा। लेकिन पार्टनर्स जो भी काम करते हैं अपने पार्टनरशिप फर्म के लिए तो बाय डिफ़ॉल्ट ये माना जाता है कि पार्टनर्स आर एजेंट्स ऑफ ईच अदर। दूसरा मैंने बताया एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, ठीक है। सपोज़ फॉर एग्जांपल मेरी एक ज्वेलरी शॉप है, ठीक है, मैंने एक अनीता को अपॉइंट किया हुआ है मेरी ज्वेलरी शॉप में एंड शी लुक्स आफ्टर माई ज्वेलरी बिजनेस। अब मेरे एब्सेंस में अगर अनीता गुड्स सेल कर रही है या फिर गुड्स परचेज कर रही है, ठीक है, विच आई नो ऑलरेडी, है ना, मुझे पता है कि वो मेरे बिहाफ पे गुड्स परचेज कर रही है, सेल कर रही है और हमारे बीच में कोई एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी बाय डिफ़ॉल्ट ये माना जाएगा कि अनीता इज़ माई एजेंट। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप हो या फिर पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर्स हों तो वो पार्टनर्स जो होते हैं दे आर कंसिडर्ड एज एजेंट ऑफ द फर्म। तो ये हो गया एजेंसी क्रिएशन बाय इम्प्लाइड अथॉरिटी, जहाँ पर पार्टीज़ के कंडक्ट या बिहेवियर से या सिचुएशन से ये अराइज होता है कि देयर इज़ एन एजेंसी एग्रीमेंट। तीसरा होता है नेसेसिटी। कितनी बार ऐसी सिचुएशंस अराइज होती है जब इट बिकम्स नेसेसरी कि आप एज अ एजेंट ऑपरेट करो, आप एज अ एजेंट किसी के लिए परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। कितनी बार ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस अराइज होती है जब इतना टाइम नहीं होता है कि आप अपने प्रिंसिपल को या आप अपने ओनर को कांटेक्ट करो, और अगर आप उनके एब्सेंस में अगर कोई वर्क कर रहे हो ड्यू टू इमरजेंसी सिचुएशन देन इट विल बी कंसिडर्ड एज क्रिएशन ऑफ एजेंसी। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? मान लीजिए मेरी एक सपोज़ मेरी एक डेयरी है, ठीक है, आई लिव इन दिल्ली और मेरी एक डेयरी है। अब मैंने 1 टन ऑफ मिल्क, ठीक है, एक ट्रांसपोर्ट एजेंसी को मैंने कंसाइन किया है और 1 टन ऑफ मिल्क वो दिल्ली से मुंबई लेकर जाने वाले हैं, ठीक है, बाय वे ऑफ ट्रक, ठीक है। ट्रक में मैंने 1 टन ऑफ मिल्क कंसाइन करके और वो मुंबई तक पहुंचाने वाले हैं। अब होता क्या है, ट्रांसपोर्ट एजेंसी को दिया है, होता क्या है, अचानक से नेक्स्ट डे ट्रांसपोर्ट एजेंसी स्ट्राइक पर चली जाती है, ठीक है, ट्रक्स की स्ट्राइक हो जाती है। अब मुझे बताओ मिल्क जो है वो पेरिशेबल नेचर का है, इजंट इट? अब मैं ओनर हूँ, ठीक है, और मुझे जो ट्रांसपोर्ट एजेंसी है उसने वो 1 टन ऑफ मिल्क क्या करा, सेल कर दिया, ठीक है, क्योंकि अगर वो मिल्क सेल नहीं किया जाएगा ऑन टाइम तो वो मिल्क पेरिशेबल नेचर का है, इट विल गेट स्पॉइल्ड, ठीक है। तो अगर यहाँ पर एक बात बताओ, जो ट्रांसपोर्ट एजेंसी है उसने आउट ऑफ ट्रस्ट, आउट ऑफ गुड फेथ, ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन अराइज हुई तो आउट ऑफ गुड फेथ अगर हमारी जो ट्रांसपोर्ट एजेंसी है उसने अगर ये काम किया है, अगर मिल्क को सेल कर दिया है, तो यहाँ पर माना जाएगा कि हमारे डेयरी और उस ट्रांसपोर्ट कंपनी के बीच में एजेंसी एग्रीमेंट है। क्लियर हुआ इतना? फिर बात करते हैं इस्टॉपेल।
इस्टॉपेल मतलब एजेंसी क्रिएशन बाय वे ऑफ इस्टॉपेल। इस्टॉपेल का मतलब होता है रोक लगाना, रोकना। मान लीजिए मेरी एक एजेंसी थी, ठीक है, मैंने अनीता को एज ए एजेंट अपॉइंट किया था। अब होता क्या है, 5 साल तक वो मेरी एज ए एजेंट थी। 5 साल बाद मैंने अनीता को उस एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज़ कर दिया, ठीक है। अब अनीता इज़ नो मोर माई एजेंट, लेकिन मैंने जनरल पब्लिक को बाय वे ऑफ न्यूज़पेपर या मैंने जनरल मास पब्लिक को ये नहीं इन्फॉर्म किया है कि अनीता मेरी एजेंट नहीं है, ठीक है। किसी को भी नहीं पता कि अनीता इज़ नाउ नो मोर माई एजेंट। अब वो मेरे बिजनेस में एज ए एजेंट काम नहीं करती है। लेकिन हुआ क्या कि अनीता ने किसी थर्ड कंपनी से गुड्स परचेज कर लिए मेरे बिहाफ पे, ठीक है। अब मैंने जब तक इन्फॉर्म नहीं किया है किसी को भी, तो अगर किसी थर्ड पार्टी ने अनीता के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है इस बिलीफ में कि वो अभी भी मेरी एजेंट है, देन मैं बाद में इस बात से मुकर नहीं सकती कि नो, अनीता इज़ नॉट नाउ माई एजेंट। क्यों? मुझे पता है कि अनीता मेरी एजेंट नहीं है, लेकिन इट इज़ माई ड्यूटी, इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इन्फॉर्म द जनरल पब्लिक, ठीक है। या तो आप न्यूज़पेपर के थ्रू या फिर आप किसी भी कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू आपको ये इन्फॉर्म करना होगा कि अब वो एजेंट आपका नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर पब्लिक को नहीं पता है और थर्ड पार्टीज़ ने इस बिलीफ में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, देन द लॉ विल स्टॉप मी फ्रॉम एक्सेप्टिंग द वर्क डन बाय द एजेंट, ओके। अभी भी अगर अनीता ने मेरे बिहाफ पे कोई काम किया है तो आई विल बी बाउंड बाय हर operations by her activities. So this is known as agency creation by way of estoppel. Then comes agency creation by way of ratification. Ratification का मतलब होता है अप्रूव कर देना। कोई पहले किया हुआ काम है और आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं या आप उसे अप्रूव कर रहे हैं, ठीक है। आपके एब्सेंस में, आपके नॉलेज में नहीं है वो काम, और अगर कोई काम हुआ है और आप उसे लेटर ऑन एक्सेप्ट कर रहे हैं, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज रेटिफिकेशन। अगेन वो ज्वेलरी शॉप वाले एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। मेरी एक ज्वेलरी शॉप है, ठीक है ना। अनीता को मैंने एज ए एजेंट, अनीता मेरी एम्प्लॉई है, ठीक है, वो मेरी एज ए एजेंट वो ऑपरेट कर रही है। अब होता क्या है कि मैं तो सपोज़ आउट ऑफ दिल्ली हूँ, ठीक है। अब मेरे बिहाफ पे अनीता उस मेरे ज्वेलरी शॉप को संभाल रही है। अब अनीता की सिस्टर है सुनीता, ठीक है। सुनीता भी उस शॉप में काम करने लग जाती है, ठीक है, अनीता के साथ एज अ हेल्प करती है। और वो सुनीता ने कोई गुड्स सेल कर दिए हैं कस्टमर्स को और गुड्स परचेज भी कर लिए हैं। मैं जब आती हूँ दिल्ली से 5 डेज़ बाद, तो मुझे पता चलता है कि मेरे एब्सेंस में सुनीता ने भी गुड्स को सेल परचेज़ किया है। अब मुझे ये बात पता नहीं थी पहले, ठीक है, लेकिन बाद में मुझे जब ये बात पता चलती है तो मैं उसकी एक्टिविटीज़ को, जो उसने मेरे बिहाफ पे वर्क किया है, उसे अप्रूव कर रही हूँ या उसे एक्सेप्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे भी सुनीता और मेरे बीच में कैसा है, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये था क्रिएशन ऑफ एजेंसी बाय वे ऑफ एक्सप्रेस्ड अथॉरिटी, जब आप ओरल या रिटर्न वे में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो। इम्प्लाइड अथॉरिटी, जब कंडक्ट ऑफ द पार्टीज ऐसी हैं कि एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली अराइज हो रहा है। नेसेसिटी अराइज हो जाती है कितनी बार, इमरजेंसी सिचुएशन, तब भी आप बोलोगे कि एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट है। स्टॉपल, when you are being stopped from considering a person as your agent, and ratification का मतलब हुआ when you are approving or accepting the work done previously in your absence or without knowledge. अब ये था क्रिएशन ऑफ एजेंसी का। अब बात करते हैं टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी का मतलब when the relationship of principal and agent एक्सपायर्स या एक्सटिंग्विशेस, है ना। जब प्रिंसिपल एजेंट की रिलेशनशिप ख़त्म हो जाती है तो उसे बोला जाता है एजेंसी का टर्मिनेशन, कि एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट अब नहीं है। अब एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट किन तरीक़ों से टर्मिनेट हो सकता है, देयर कैन बी मैनी वेज। ये जो मैंने यहाँ पे 5 तरीके बताए हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहला है रिवोकेशन ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी। रिवोकेशन का मतलब होता है हटा देना, ठीक है। जब मैंने एजेंट को रिमूव कर दिया है मेरे बिजनेस से, या फिर मैंने एजेंट की अथॉरिटी ख़त्म कर दी है, एक्सटिंग्विश कर दी है, दैन ऑटोमेटिकली एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। दूसरा है एजेंट रिनाउंसेस द एजेंसी बिजनेस। एजेंट ने क्या करा है, रिनाउंस कर दिया है एजेंसी बिजनेस को। एजेंट अगर छोड़कर चला जाता है तो अगेन हमारा एजेंसी बिजनेस क्या हो जाएगा, एजेंसी जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो भी टर्मिनेट हो जाएगा। एजेंसी बिजनेस इज़ कंप्लीटेड, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए अगर आपने एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट किया है, कोई कंस्ट्रक्शन है बिल्डिंग का और बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन ख़त्म हो चुका है, बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुकी है, तो ऑटोमेटिकली एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट भी क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा।
देन कम्स डेथ और मेंटल अनसाउंडनेस ऑफ आइदर पार्टीज, प्रिंसिपल या एजेंट दोनों में से किसी की भी डेथ हो जाती है या फिर वो इंसेन या मेंटली अनसाउंड हो जाते हैं, तो दोनों ही केस में क्या माना जाएगा, एजेंसी का टर्मिनेशन माना जाएगा। देन कम्स प्रिंसिपल एडजुडिकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट, अगर अंडर द इंडियन इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920, ठीक है, अगर प्रिंसिपल को एज ए इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया जाए तो आपका एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट भी टर्मिनेट माना जाएगा। इनके अलावा भी म्यूचुअल एग्रीमेंट से भी एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट को क्या किया जा सकता है, टर्मिनेट किया जा सकता है। अगर दोनों ही पार्टीज प्रिंसिपल और एजेंट अपने बीच के एजेंसी रिलेशनशिप को एक्सटिंग्विश या ख़त्म करना चाहते हैं तो बाय वे ऑफ म्यूचुअल कंसेंट ऑल्सो दे कैन टर्मिनेट द एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट क्रिएशन टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, कौन एजेंट हो सकता है, कौन प्रिंसिपल हो सकता है। आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेल। कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो यू कैन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। Thank you so much for watching the video. Till we meet again, have a nice day and please do take care of yourself. Thank you. Bye.